लो, ये ऐसा बताएंगे जिसको देखने के बाद इंटरेस्ट आए। सुनो, रिजल्ट ये है कि अगर आपकी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हुई तो एक डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल पर जो एंट्री बैठी होती है वही उसकी आइगन वैल्यू होती है। अलग से निकालने की नीड नहीं है। 5/5 की डायगोनल मैट्रिक्स है, चेक करो डायगोनल पर जो एंट्री बैठी है वही उसके लिए किसका काम करेगी, आइगन वैल्यू का काम करेगी। ठीक, लिखना इसी बात। अच्छा, एक और चीज, अब इससे अच्छा ना हम एक बेहतर रिजल्ट प्रूफ कर लें, और अच्छा रिजल्ट, वो इससे भी अच्छा पड़ेगा। उसमें ये होता है अगर आपकी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर है, इन शॉर्ट कहें अगर मुझको दी गई मैट्रिक्स स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू उसके डायगोनल पर बैठी हुई एंट्री होती है। सोचो ये अच्छा रिजल्ट इसलिए है क्योंकि अपने अंदर में अपर ट्रायंगुलर के केस को भी ले लिया, लोअर ट्रायंगुलर को ले लिया, और एक डायगोनल मैट्रिक्स अपर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर दोनों होती है। तो इसका मतलब हम डायगोनल के लिए क्यों पढ़े, हम सीधे पढ़ते हैं कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन शॉर्ट कहें एक स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसकी आइगन वैल्यू कुछ और नहीं उसके डायगोनल पर बैठी हुई एंट्रीज होती है। क्लियर हुआ? ऐसी कुछ मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्री आपको सीधे पता चल जाएगी, यही होने वाली है। लिखना थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है न्यूमेरिकल के पर्पस से, एग्जाम के पर्पस से तो भगवान मान लीजिए क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, द आइगन वैल्यू ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स the eigenvalue of a triangular matrix are the entries on its main diagonal, The eigenvalue of a triangular matrix, यहाँ ये बात समझ लेना ना, यहाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जब आइगन वैल्यू की बात करें, आइगन वेक्टर की बात करें, तब आप केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करोगे। नॉर्मली एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। अपने यहाँ की किताबों में, अब तो हम अपना बोलेंगे ना, तुम्हारे यहाँ नहीं बोलेंगे, नहीं तुम लोग यही सोचोगे सर अमेरिका वाले ना, अपने यहाँ की किताबों में सीधा लिखा जाता है कि आपकी जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो केवल स्क्वायर ही हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, हॉर्न एंड जोहानसन, डेविड सेले, इवन हिंदुस्तानी राइटर में आशा गौरी शंकर, सविता अरोड़ा, आशा गौरी शंकर, ये 3 अलग अलग राइटर हैं। इन लोगों ने अपनी किताब में बाकायदा लिखा हुआ है कि एक जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर नॉन स्क्वायर दोनों हो सकती है। इसलिए हम लोगों के केस में यहाँ जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात करेंगे तो स्क्वायर ट्रायंगुलर सोचा जाएगा। तो यहाँ जब ट्रायंगुलर लिखा जाए ना तो उसका मतलब केवल और केवल कैसा होता है, स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि अगर आप एक स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है ये होती है आर द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। वो इसके मेन डायगोनल कहां चलता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, सॉरी अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक, ये आपका मेन डायगोनल है। इस पर जितनी एंट्री बैठी है यही आपके लिए किसका काम करेगी, आइगन वैल्यू का। इनका निकालना नहीं पड़ता। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नजर आए, डायगोनल को पकड़ लो, एक लोअर ट्रायंगुलर नजर आए, डायगोनल को पकड़ लो, जो है वही आपका कौन बन जाएगा, आइगन वैल्यू। प्रूफ देखना क्या होगा। अच्छा, जब प्रूफ की बात आएगी तो चूंकि अब स्क्वायर मैट्रिक्स हर ऑर्डर की हो सकती है, 3x3, 4x4, 5x5, इन जनरल n×n। अपने लिए n×n को डील करना थोड़ा भारी भरकम पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको पर्टिकुलर केस लगते हैं 3x3 के लिए। हम इस थ्योरी को 3x3 के लिए प्रूफ कर लेते हैं और डिट्टो सेम थ्योरी अप्लाई हो जाएगी किसके लिए, n×n के लिए। क्लियर है ये बातें? लिखना, प्रूफ में लिखना, प्रूफ फॉर सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी consider the 3x3, consider the 3x3 केस। आसानी के लिए आप 3x3 की मैट्रिक्स का केस सोचिए। और हाँ, मॉर्निंग बैच का जो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है, कोई प्राइवेट नहीं लगा हुआ है, पब्लिकली है, ठीक है। तो यहाँ से जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर लेक्चर मिल जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेना। आज एक इनइक्वालिटी करवाई है, मे भी ना समझ में आए, ठीक। नहीं समझ में आएगी तो हमको मैसेज करके बता देना, या चाहे तो
कल आने के बाद बता देना कि नहीं समझ में आई है, उसको तुम लोगों की बैच में निकलवा दिया जाएगा। ठीक, वो इनइक्वालिटी है कि डायमेंशन को बांधना है। लीनियर सम की डायमेंशन किसके किसके बीच में रहती है, इंटरसेक्शन की डायमेंशन किसके बीच में रहती है, इसी की चर्चा की गई है। समझ आ जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो यहाँ डील कर लिया जाएगा। ठीक, हाँ कौन सुबह आएगा, कल सुबह आओगे, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री। रुको सर 8 से 10 चल लिखना, फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर द 3x3 केस। आसानी के लिए हम 3x3 की मैट्रिक्स का केस लेते हैं। लिखना, इफ कैपिटल A इज एन, अच्छा ये सोचो आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, इकट्ठे तो दोनों आ नहीं जाएगा कि अपर ट्रायंगुलर भी ले ले लोअर भी ले ले, तब तो डायगोनल बन जाएगा। तो पहले हम अपर ट्रायंगुलर की केस को डील कर लेते हैं। जैसा डीलिंग अपर ट्रायंगुलर का होगा वही डीलिंग किसका होगा, लोअर ट्रायंगुलर का होगा। तो सिंपल हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर को डील कर लेते हैं। If capital A is upper triangular, if capital A is upper triangular, then ये याद करो आइगन वैल्यू कैसे निकालते थे, a माइनस लैम्डा आई करते थे, याद आया, a माइनस लैम्डा आई और उसका डिटरमिनेंट जीरो होता था, तब जाकर के कहीं हम लोग कहते थे कि आइगन वैल्यू लैम्डा बनेगा। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, याद करो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनती थी x बराबर कितना, कहते थे इसका कैसा सॉल्यूशन आए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आए। जिस दिन इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा उस दिन लैम्डा आइगन वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी। और अगर नॉन ट्रिवियल नहीं बल्कि कैसा सॉल्यूशन आ गया, ओनली ट्रिवियल आया, तो ओनली ट्रिवियल आने पर अब लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं रहेगी। ट्रिवियल तो तब देगा जब ये इन्वर्टिबल रह जाएगा। हम इसको नॉन इन्वर्टिबल बना दें। अगर एक मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है तो ट्रिवियल विद क्या देगी, नॉन ट्रिवियल दोनों देगी। तो इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर कितना, ये हो जाए। क्लियर है ये बातें? चलो गायब कर दी क्या, एक कपड़ा जिससे मिटाते हैं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, कहाँ फेंक दिए टेस्टर है बच्ची, उसको भी मिलना जरूरी है, वो सुबह की अभी निकाले नहीं। लिखना, if capital A is the upper triangular then A minus lambda I has the form। इत्मीनान से सोच करके जवाब देना। कैपिटल ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या ये A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33 दिखने में ऐसी होगी कि नहीं होगी? आप जो मर्जी वो भर दो एंट्री, कोई रोक टोक तो है नहीं। ये तो हो गई कैपिटल ए और माइनस लैम्डा आई। लैम्डा आई का मतलब क्या हम लोग ये समझें कि डायगोनल पर लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, यही होगी कि नहीं? और सोचो जिस दिन ये घटेगा उस दिन आपका a माइनस लैम्डा आई का फॉर्म क्या तैयार होगा? इसका फॉर्म तैयार होगा a11 माइनस लैम्डा a12 a13 0 a22 माइनस लैम्डा a23 0 0 a33 माइनस लैम्डा। क्या मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई का फॉर्म यही होगा? नोट कर। अगर कैपिटल ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो a माइनस लैम्डा आई का फॉर्म ऐसे लिख देना, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू दिस। सोच करके जवाब देना। क्या दिखने में तुमको इक्लान फॉर्म नहीं लग रहा है? दिखने में इक्लान फॉर्म लग रहा है? अच्छा, अगर ये दिखने में इक्लान फॉर्म लग रहा है, हम पहले कहते थे कि अगर लैम्डा को आइगन वैल्यू बनना है, अगर लैम्डा को आइगन वैल्यू बनना है तो आपकी ये जो मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई तैयार हो रही है इसका सारा कॉलम पाइवट नहीं होना चाहिए, यही तो कहते आए हैं। अब ये बताना, अगर ये एंट्री नॉन जीरो हो गई तो पहला कॉलम पाइवट हो गया कि नहीं? अगर ये नॉन जीरो हो गई तो पहला कॉलम पाइवट हो गया कि नहीं? अगर ये नॉन जीरो हो गई तो दूसरा, और ये नॉन जीरो हो गई तो तीसरा पाइवट हो गया कि नहीं? और अगर तीनों कॉलम पाइवट हो गए तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो गई। तब क्या लैम्डा आइगन वैल्यू बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब तय है कि इनमें से इनको जीरो होना पड़ेगा, इनमें से कम किसी एक को क्या होना पड़ेगा? जीरो, कम से कम किसी एक को।
अच्छा सोचो अगर आप इसको जीरो करते हो तो A33 माइनस लैम्डा बराबर कितना, जीरो हुआ। अब दिमाग चलाना, A33 माइनस लैम्डा बराबर जीरो, ये कॉलम नॉन पाइवट छूट गया कि नहीं, लैम्डा आइगन वैल्यू बन चुका, बन गया। लेकिन सोचो जिस दिन आप कह रहे हो कि A33 माइनस लैम्डा बराबर जीरो, उस दिन लैम्डा बराबर क्या मिला, A33, यानी डायगोनल की लास्ट वाली एंट्री आपकी आइगन वैल्यू बन गई कि नहीं बन गई, क्लियर हुआ। अच्छा क्या कोई जरूरी है, ये भी तो बैठा है, तो इसका मतलब A22 माइनस लैम्डा बराबर कितना, तो आपकी बार लैम्डा बराबर कितना मिल गया, A22। अच्छा तो ये भी तो है, A11 माइनस लैम्डा बराबर कितना, तो लैम्डा बराबर 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स में आपको 3 आइगन वैल्यू मिल सकती थी, कुल 3 आइगन वैल्यू, और वो 3 आइगन वैल्यू कौन आ रही है, A11 A22 A33, बन गया कि नहीं बन गया, थ्योरम प्रूफ। यही थ्योरम थी कि अगर आपकी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल की ही एंट्री उसके लिए किसका काम करेगी, आइगन वैल्यू का काम करेगी। अगर हम तीनों को नॉन जीरो कर दें, तीनों के नॉन जीरो होते ही ये मैट्रिक्स तुरंत कैसी हो जाएगी, एवरी कॉलम पाइवट हो जाएगा। एवरी कॉलम पाइवट होने का मतलब है अब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं देने वाला, इसलिए मजबूरी है कम से कम किसी एक एंट्री को क्या होना पड़ेगा, जीरो, कम से कम किसी एक एंट्री को जीरो होना पड़ेगा। तो किसकी गारंटी दोगे कौन जीरो होगा, कोई गारंटी है, कोई नहीं। इसका मतलब अपने को 1 बाय 1 सारे केसेस डील करने पड़ेगा, और हर केस को डील करने पर ये जीरो होगा तो डायगोनल एंट्री A33 क्या बन जाएगी, आइगन वैल्यू। ये जीरो होगा तो A22 क्या बनेगा, आइगन वैल्यू। ये जीरो होगा तो A11 क्या बनेगा, आइगन वैल्यू। इसका मतलब आपकी डायगोनल एंट्री ही आपके लिए किसका काम कर रही है, आइगन वैल्यू का काम कर रही है। क्लियर हुई बातें, लिखा जाए। अभी तो एक ये तरीका है, अभी हम तुमको ना मैट्रिक्स से निकाल करके दिखा रहे हैं, जो डिटरमिनेंट से निकाला जाता है तब का भी दिखा रहे हैं। हाँ लैंग्वेज लिखना, लिखो लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। अब बहुत सॉलिड कंडीशन चलेगी जिसको इफ एंड ओनली इफ कहा जाएगा, यहां लिख रहे हैं, इसी के तुम लोग ठीक नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए लिखते हैं। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब लैम्डा आपकी दी गई मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का काम करेगा, केवल और केवल तब जब a माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर नल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। इसी चीज को लिखना है, इफ एंड ओनली इफ a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब इसके पास कैसा सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब सारी कंडीशन एक साथ जुड़ेगी। इनके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखने का मतलब है कि आपके पास किसकी एंट्री हो जाए, फ्री वेरिएबल की। फ्री वेरिएबल की एंट्री होने का मतलब है आपके पास कैसा कॉलम आ जाए, नॉन पाइवट कॉलम। सारे एक सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं कि नहीं, देखना। दिस इंप्लाइज दैट या दैट इज अर्थात, दैट इज अर्थात इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब। अब सोचो पहली लाइन कांस्टेंट बनी है, उसको हम नहीं बदलेंगे, अब हम शर्तों को बदलते जा रहे हैं। इस बात के मायने क्या हैं, तुम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, इस बात के मायने है कि तुम फर्स्ट ईयर पास कर चुके हो। तुम सेकेंड ईयर मैथ लेकर के पढ़ रहे हो, इस बात के मायने है कि तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो। सारी बातें एक सीक्वेंस में जुड़ी हैं कि नहीं। तो लैम्डा आइगन वैल्यू है कैपिटल ए की केवल और केवल तब जब ये सिस्टम आपका क्या रखता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है, इसका मतलब है कि इसके पास कौन सा, इस मैट्रिक्स के पास कौन आया होगा, फ्री वेरिएबल आया होगा। फ्री वेरिएबल आने का मतलब है इस मैट्रिक्स का एक कॉलम क्या रहा होगा, कम से कम एक कॉलम नॉन पाइवट रहा होगा। सारे जुड़ गए कि नहीं, तो हम इसको बार बार नहीं दोहराएंगे, हम इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इसी बात को दोहराएंगे। क्लियर हुआ। लिखने का सही तरीका यही होता है, अदरवाइज ना बार बार इसको लेकर के ढोने का कोई मतलब नहीं है। दैट इज इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन, द इक्वेशन, इक्वेशन ये ऊपर वाला इक्वेशन, द इक्वेशन, द इक्वेशन हैज अ फ्री वेरिएबल। अभी गए नहीं मनीष, झूठ है कह रहे जाना है, वेरिएबल और ब्रैकेट में एस लगा देना। वेरिएबल के बाद ब्रैकेट में एस लगाते हो ना, इसका मतलब एक वेरिएबल भी फ्री हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट इज द इक्वेशन हैज द फ्री वेरिएबल, ठीक। बिकॉज ऑफ द जीरो एंट्री, बिकॉज लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करेंगे, थोड़ी सी।
ठीक है, सुनो थोड़ा सा चिन्ह, ये जीरो एंट्री मौजूद है ना, ये जीरो एंट्री की मौजूदगी यहाँ कहीं पर भी पाइवट वाइवट बनने नहीं देगी। तो इसका साफ मतलब है कि अगर आप इसमें नॉन पाइवट कॉलम बनाना चाहते हो तो आपको इनमें से किसी एक को क्या कर देना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर हमने सबको नॉन जीरो कर दिया तो ये हो गया ट्रिवियल सॉल्यूशन देने वाला, ओनली ट्रिवियल देगा। इसी को लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द जीरो एंट्रीज because of the zero entries in a minus lambda I, lambda I में मौजूद इन जीरो एंट्रीज की वजह से, because of the zero entries in the a minus lambda I, it is easy to see that, ये देखना काफी आसान है, it is easy to see that a minus lambda I x is equal to null has a free variable if and only if, केवल और केवल तब यहां पर मौजूद हुए जीरोस की वजह से। ये बात देखना बहुत आसान है। सोचो अगर हम इन सब को नॉन जीरो कर देते तो क्या तुम डायगोनल के बारे में कोई डिसाइड कर पाते? कुछ भी नहीं कर पाते। आज हमने डायगोनल पर कितना भरा है? जीरो। इसलिए मुझको पता है कि अगर आपको यहाँ फ्री वेरिएबल चाहिए तो आपको डायगोनल की कम से कम एक एंट्री को क्या बैठा देना पड़ेगा? जीरो। उस दिन आपके डायगोनल में कहीं एक जगह पर पाइवट नहीं आएगा, और जहां पाइवट नहीं आएगा तुरंत उसी रिस्पेक्टिव का कॉलम आपका क्या हो जाएगा? फ्री वेरिएबल को पैदा कर देगा। क्लियर है? इसी बात को लिखा जा रहा है बिकॉज ऑफ द जीरो एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स इट इज इजी टू सी दैट, इसमें मौजूद जीरो एंट्रीज की वजह से ये देखना बहुत आसान है, इट इज इजी टू सी दैट इन द a minus lambda I x is equal to null has a free variable, ये आपका सिस्टम फ्री वेरिएबल रखेगा केवल और केवल तब, if and only if at least one, कम से कम कोई एक, at least one ऊपर लिख रहे हैं यहां पर, इसका नहीं, उधर गए ही नहीं थे हम लोग, गए नहीं थे। इफ एंड ओनली इफ लिखे हैं ना, इधर दोबारा बताते हैं। इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज, कम से कम कोई एक एंट्रीज, ये इन तीनों में से एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑन द डायगोनल इज जीरो। फ्री वेरिएबल अगर आपको चाहिए तो कम से कम डायगोनल की एक एंट्री को कितना हो जाना पड़ेगा? जीरो हो जाना पड़ेगा। इसके पहले आपको फ्री वेरिएबल मिलने वाला नहीं। ये सारी एंट्री तुम जीरो कर दो ना, सारी जीरो कर दो, वो पाइवट नहीं डिसाइड करती। पाइवट कौन डिसाइड करता है? डायगोनल डिसाइड करता है। ठीक, कब? ऐसे केसेस में पाइवट को डिसाइड करने का काम किसका हो गया है? डायगोनल का हो गया है। ठीक, रीजन जान ही रहे हो क्यों हुआ है? क्योंकि पाइवट कौन बनता है? किसी रो में लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री पाइवट बनती है। तो ये सब जीरो हो जाए और ये लोग जीरो ना हो तो इस रो की लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ये हुई, इस रो की ये हुई, इस रो की ये हुई। तो आप इन्हीं से पाइवट डिसाइड करोगे, बाकी लोग पाइवट को डिसाइड करने वाले नहीं है। इसी को लिख रहे हैं, लिखना दिस हैपेंस, और ये बात घटित होगी कौन सी? डायगोनल की एक एंट्री का जीरो होना कब घटित होगा? दिस हैपेंस इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब लैम्डा इक्वल्स, लैम्डा बराबर हो जाए, लैम्डा इक्वल्स वन ऑफ द एंट्रीज a11 a22 a33। ये केवल तभी घटित होगा जब लैम्डा किसी एक एंट्री a11 a22 a33 के बराबर हो जाए और ये एंट्री कहां पर मौजूद है? इन मैट्रिक्स कैपिटल A, इनके बराबर हो जाए। क्लियर हुआ? और थ्योरम प्रूफ हो गई है। थ्योरम कह चुकी है कि आपके डायगोनल की ही एंट्री आपके लिए किसका काम करेगी? आइगन वैल्यू। अब सोचो तुम किसी भी एक को जीरो करो, तुम कहोगे चलो a11 माइनस लैम्डा बराबर जीरो कर देते हैं, तो लैम्डा बराबर कितना मिलेगा? a11। डायगोनल की एंट्री आइगन वैल्यू बन गई। आप कहोगे a22 बराबर क्या कर देंगे? a22 माइनस लैम्डा बराबर, तो लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा? अगेन डायगोनल की एंट्री आइगन वैल्यू बनी। आप कहोगे a33 माइनस लैम्डा बराबर कितना कर देंगे? जीरो, तो लैम्डा बराबर कितना मिलेगा? a33। और कुल आपको तीन आइगन वैल्यू मिली है।
तीन में से यही काम होने वाला है, कुछ और थोड़ी होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, शंका ये हो रही होगी, हम बता रहे हैं, हम लोगों को दिमाग ये चल रहा होगा एक बार में एक के तो कह रहे जीरो करने को, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, तो बाकी दोनों नॉन जीरो रह जाए, तो वो कहाँ बना? ये शंका आ रही है दिमाग में? नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? आनी चाहिए। शंका ये आ रही है अगर ये A11 जो पहला वाला है, हाँ, पहले पोजीशन पे अगर वो जीरो हो जा रहा है, हाँ, उसके बाद A12 बच रहा है, हाँ, A12 हो रहा है, नॉन जीरो ना हो तो हाँ, तो एक कौन सा? बार A12 ये नॉन जीरो ना हो तो मतलब ये जीरो ना हो, तीन आइगन वैल्यू सोचना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तीनों डिफरेंट सोचना, तीनों डिफरेंट सोचे। अब ये बताना पहली आइगन वैल्यू ले रहे हैं लैम्डा 1, तीन ही होगी आपके पास, तीन से ज्यादा नहीं हो सकती, ये तीनों बराबर हो सकती है, ये तीनों अलग अलग हो सकती है, यही तो केस है। चलो तुमको दिखा रहे हैं अलग अलग केसेस में। अच्छा ये सब लिख चुके हो ना, इसको हटा। ये बताना हम पहली आइगन वैल्यू ले रहे हैं, मान लो मेरे पास तीन आइगन वैल्यू आती है, पहली है लैम्डा 1, दूसरी है लैम्डा 2, तीसरी है लैम्डा 3। आइगन वैल्यू है, हम खुद कह रहे हैं ये आइगन वैल्यू है, तो ये बताओ अगर ये आइगन वैल्यू है तो a माइनस लैम्डा आई के पास क्या मौजूद होगा? नॉन पाइवट कॉलम मौजूद होगा। क्लियर है? चलो हम यहां पर रखते हैं लैम्डा 1 रख रहे हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा। हम तुमको ये भी कह रहे हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, ये इसके बराबर नहीं है, सारे डिफरेंट ले रहे हैं। सबसे बेस्ट केस होता है ना सब डिफरेंट ले लो, सेम होने पर तो होल्ड ही कर जाएगा, दिक्कत खत्म। अब ये बताना सब में से लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 घटा दिया, अगर ये नॉन जीरो रहा तो पाइवट हो जाएगा, अगर ये नॉन जीरो रहा तो पाइवट हो जाएगा, अगर ये नॉन जीरो रहा तो पाइवट हो जाएगा। तो किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा ना, किसी एक को, जिसको बोलो उसको जीरो, जिसको कहो a22 माइनस लैम्डा जीरो कर दें। देखना a22 माइनस लैम्डा 1 बराबर कितना कर दिया? जीरो। तो पहली आइगन वैल्यू लैम्डा 1 बराबर कितनी मिल गई? a22, क्योंकि याद करो एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 3 जहां पर 7 को आइगन वैल्यू साबित करना था, कहा गया था 7 अगर आइगन वैल्यू है तो आप a-7i तैयार करो, आपको नॉन पाइवट कॉलम मिलेगा मिलेगा। तो ये बताओ जैसे तुमने इसको जीरो किया नॉन पाइवट कॉलम मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब तय हो गया a11 इज इक्वल टू a22, सॉरी लैम्डा 1 इज इक्वल टू a22, ये आपके लिए आइगन वैल्यू का काम कर रहा है। मिल गई पहली आइगन वैल्यू। अब सुनो, अब उठाओ लैम्डा 2, अब लैम्डा 2 उठाओ। अब अगली आइगन वैल्यू के लिए अब तक तुम तैयार किए थे a माइनस लैम्डा 1 आई, अब तुम किसको तैयार करो? a माइनस लैम्डा 2 आई। चलो यहां हम भरते हैं a माइनस लैम्डा 2 आई, तो ये बोलो कितना घटेगा? लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2। अब ये बात तय है, अब ये जीरो नहीं होगा क्योंकि लैम्डा 1 बराबर कौन था? a22, और आप करो लैम्डा 2 डज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1, तो क्या ये कभी जीरो हो पाएगा? नहीं होगा। तो इस पर तो तुम्हारी चॉइस खत्म हो गई, ये जीरो नहीं होगा। अब इनमें से किसी एक को जीरो करना पड़ेगा, जिसको मर्जी उसको कर दो। बोलो किसको कर दो? a11। चलो a11 माइनस लैम्डा 2 बराबर कितना? क्योंकि ये हम इसलिए कर रहे हैं जब तक नहीं करेंगे तब तक नॉन पाइवट मिलेगा नहीं और तब तक वो आइगन वैल्यू होगा नहीं, और आप मान चुके हो वो आइगन वैल्यू है, माने हुए हैं। तो बोलना सेकंड आइगन वैल्यू लैम्डा 2 बराबर क्या मिलेगी? डायगोनल एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अब की बार अब चुनो लैम्डा 3 को, अब की क्या तैयार करोगे? अब की क्या a माइनस लैम्डा 3 आई तैयार करोगे, फिर अब की क्या घटाओगे? लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 3। क्या ये दोनों जीरो हो सकते हैं? अब मजबूरी किसमें? सोचो 3 बार 3 आइगन वैल्यू लिए, लेकिन लॉजिक से ही सही वो तीनों आइगन वैल्यू यही डायगोनल की ही एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ नया पाए? कुछ नया नहीं पाओ। क्लियर हुआ ना? ये तीनों डिफरेंट हो जाए। अच्छा सेम टू सेम हो जाता तब तो बवाले खत्म था, तब तो एक के बाद रखते कुल जीरो हो जाता, स्वाहा एक बार में। लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 3 इकट्ठे खत्म कर देगा। अच्छा कोई दो बराबर होता तो जैसे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बराबर था तो एक ही चुनते लैम्डा 1 और पट्टे से दोनों क्या हो जाते? जीरो, और अगली बार के लिए ये जीरो हो जाता। कुल मिला के नॉन पाइवट तभी मिलेगा ना जब इनमें से कोई एक कम से कम जीरो होगा, कम से कम कोई एक, अधिक से अधिक तीनों जीरो हो जाए, और तीनों जीरो हो गए तो आपकी तीनों आइगन वैल्यू कैसी होगी? सेम टू सेम। अभी क्लियर हुआ? थ्योरम समझ में आई? अब ये बताओ क्या हमको लोअर ट्रायंगुलर केस दिखाने की नीड है? नहीं। अच्छा क्या हमको डायगोनल दिखाने की नीड है? बिकॉज डायगोनल इज अपर एज वेल एज लोअर। तो अब तुम याद रखना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्री उसका आइगन वैल्यू है, लोअर ट्रायंगुलर के केस में डायगोनल की एंट्री उसका आइगन वैल्यू है, और डायगोनल के केस में उसकी डायगोनल की एंट्री उसकी आइगन वैल्यू है। बोलो 4 गुणे 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? लैम्डा 1 बराबर 1, लैम्डा 2 बराबर 1, लैम्डा 3 बराबर 1, लैम्डा 4 बराबर 1। रिपीट किया, जितनी बार रिपीट करता है ये उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। 4 हो गए। क्लियर हुआ?
हाँ लोअर का ऐसे ही रफली देखना A11 0 0 A21 A22 0 A कितना 31 A32 A33 यही होगा क्या ये एक लाइन फॉर्म है तो पहले एक लाइन ले जाना है क्या करें ट्रांसपोज पहुंच गए अपनी जगह ट्रांसपोज मारो कौन बन गया अपर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में अभी भी तो डील किए हो जरा इसका ट्रांसपोज लो कितना बनेगा इसका ट्रांसपोज A11 A21 A31 ये फिर कौन है A21 अच्छा सॉरी 0 0 A22 और कितना A32 अब की बोलना 0 0 A33 पहुंच गए कि नहीं अब तैयार करोगे A माइनस लैम्डा आई और ये बताना फिर कितना मिलेगा कहीं गायब नहीं होने वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ टाइम लिमिट ही बता देना टाइम लिमिट ही होना है उसकी नहीं अपनी कितना 6 11 अरे बाप बहुत सही बच गए एक न्यूमेरिकल तुरंत देख लेते हैं क्या प्रूफ मुश्किल है थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा है ना थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा है वो लैंग्वेज बस वही है जो हम लोग रटते हैं हम लोग एक ही बात और इसको तुमको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है अपनी भाषा में आपको अपनी भाषा में मैट्रिक्स दी गई है जो कि अपर ट्रायंगुलर है बाद में अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दीजिए अंग्रेजी तो अपनी माशाअल्लाह कुछ भी कर सकते हैं अपने लोग ना एक मैट्रिक्स हमको दी गई है वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के नीचे कौन बैठा है 0 बैठा है जिस दिन हम A माइनस लैम्डा आई तैयार करेंगे डायगोनल में कौन घट जाएगा लैम्डा घट जाएगा अब हमको क्या चाहिए A माइनस लैम्डा आई के पास नॉन पाइवट रहे we want justice यही एक लाइन दोहराना we want a non pivot column in the A minus lambda I if we get a non pivot column in the A minus lambda I then our matrix must have non pivot column it means our system has free variable and if our system has free variable then our equation has non trivial solution यही तो अपने को चाहिए था it only possible when at least one entry of the diagonal if it is possible when at least one entry of the A minus lambda I must becomes 0 diagonal की एक entry क्या बन जाएगा 0 it means either A11 minus lambda बराबर 0 और A22 minus lambda बराबर 0 और A33 minus lambda बराबर 0 it means lambda is equal to A11 और A22 और A33 खत्म था प्रूफ हो गया इतने में इतना ही तो अपने को लिखना और लिखना क्या है 5 नंबर अपने एग्जामिनर अपने घर का हाँ एग्जामिनर अपने घर का मतलब एग्जाम्पल नहीं सिमेट्रिक में किस्सा ना लगाना सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज बराबर A होता है सारी एंट्री जिंदा रह जाएगी निकालना पड़ता है आप समझे सिमेट्रिक में ये किस्सा ना लगाना हाँ कुछ लॉजिक होते हैं उसके कुछ पता चल जाते हैं एग्जाम्पल में लिखना लेट कैपिटल A इज इक्वल टू वहां भी नहीं लगेगा जिंदा रहते हैं डायगोनल एंट्री सुनो तुम डायगोनल एंट्री 0 वाला सोच के बोल रहे हो ना यहाँ इससे मतलब नहीं यहाँ केवल मतलब है अगर आपकी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है मतलब आपकी मैट्रिक्स एक हिस्से का मामला रखिए नीचे का पूरा क्या रखिए 0 या तो नीचे का रखिए ऊपर का क्या रखिए 0 डायगोनल बीच का रखती है ऊपर नीचे सब कैसा 0 डायगोनल पे कुछ भी हो तो ये मैट्रिक्स होती है इन्हीं के लिए आप बता सकते हो और बाकी नहीं जिनमें कुछ एंट्री जिंदा हो डायगोनल के नीचे भी डायगोनल के ऊपर उनके लिए जोखिम ना लेना उनके लिए कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा अभी क्लियर हुआ ऐसा फॉर्म याद रखना ये ऐसा फॉर्म अगर आपकी मैट्रिक्स ऐसी हो यहां रहे यहां क्या रहे आप डायगोनल एंट्री को ही क्या डिक्लेयर कर देना आइगन वैल्यू अगर आपकी मैट्रिक्स ऐसी हो यहां रहे यहां क्या हो 0 आप तुरंत बोल दो कि आपकी मैट्रिक्स कैसी है लोअर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल की एंट्रीज के लिए क्या बन जाएगी आइगन वैल्यू अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा बस यही लोग आएंगे यही आपकी क्या होगी आइगन वैल्यू यही 3 स्ट्रक्चर है जब आप डायगोनल की एंट्री को ही क्या कह देते हो आइगन वैल्यू सर आपने क्यों उसका ट्रांसपोज लिया कैसे किसका उसी का मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हाँ जब आप पाइवट नहीं पा रहे थे उसका ट्रांसपोज इक्लान फॉर्म में जाने के लिए विदाउट इक्लान फॉर्म के क्या थोड़ी बता सकते हैं कि मैट्रिक्स में नॉन पाइवट कॉलम होगा कि नहीं होगा ये याद रखना जब भी आपको पाइवट नॉन पाइवट की तलाश होगी आपको मैट्रिक्स को कहां ले जाना पड़ेगा
इक्लान, बिना उसमें गए नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसको इक्लान फॉर्म में लेकर गया। तब मुझको पता चला कि अगर इस मैट्रिक्स को नॉन पाइवट कॉलम रखना है तो इसको डायगोनल की कम से कम a माइनस लैम्डा आई में डायगोनल की कम से कम एक एंट्री को क्या कर देना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। मेरी मेन तलाश, सोचो मेरी मेन तलाश आइगन वैल्यू की नहीं है। कोई मुझसे कह रहा है कि तुमको आइगन वैल्यू देनी है, कोई हमसे कह रहा है कि तुमको एक मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू देनी है, या तुमको कहना है लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है या नहीं है। तो मेरी मेन तलाश है उसका इक्लान फॉर्म। इक्लान फॉर्म देख करके हम कहते हैं अगर मेरे इक्लान फॉर्म में एक भी कॉलम नॉन पाइवट हुआ तो हम तुरंत डिक्लेयर कर देंगे जो लैम्डा आपने हमको दिया वो आइगन वैल्यू है, अदरवाइज वो नहीं है। तो हमारी मेन तलाश इक्लान फॉर्म की। इक्लान फॉर्म बनाने के लिए हम ट्रांसपोज का फिर ट्रांसजुगेट का सबका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? तुम इंटरचेंज का करो, इंटरचेंज अप्लाई करो तब भी वही बनेगा। अगर तुमको ट्रांसपोज में दिक्कत है, ये देखो A11 0 0 और कौन A21 A22 0, उसके बाद कौन A31 A32 A33। करो इंटरचेंज, उठाओ इनको ऊपर भेज दो, बस एक ही काम करना है, ये यहाँ क्लियर हुआ। तो ये कौन बनेगा A31 A32 और कौन A33, ये कौन बनेगा A21, उल्टा हो गया, उल्टा ना, उल्टा हो गया, ट्रांसपोज ही करना पड़ेगा, वैसे नहीं आएगा। या तो फिर ऑपरेशन लगाया जाए, तब मैट्रिक्स के लिए एंट्री पता होनी चाहिए तब हो पाएगा। क्लियर हुआ? इससे नहीं आएगा, इंटरचेंज से गलती होगी, नहीं आएगा इससे। इंटरचेंज में तो ये जिंदा बचे रहेंगे ना, इनको 0 करना पड़ेगा, ट्रांसपोज में जाएंगे, वही रास्ता है इसका। इक्लान फॉर्म में तो रो डिटेक्शन लगा, वो रो ऑपरेशन लगाते हैं किसमें? इक्लान फॉर्म में? हाँ, मैक्सिमम हम लोग यही काम करते हैं। रो ऑपरेशन क्यों? किस पे? एक्चुअली जानते हो जहां तुम फंसे हुए हो, तुम सोच रहे हो कि मतलब ट्रांसपोज करने पर कुछ मामला बदल गया, ऐसा नहीं। ये हाल है जो मैट्रिक्स आपकी है। चलो कुछ नंबर बोलो, भरते हैं नंबर, हम जान रहे हैं इसको बिना नंबर के तुम नहीं समझ आएगा। जो बोलो 3 4 छोटा छोटा बोलो, कैलकुलेट करने में आसानी हो। 0 1 0 1 0 0, अगला 0 2 3 3 0 1 1 2 3। चलो 4 कर देते हैं, अलग अलग। ठीक, अब गौर करना, अगर मुझको रूल से इसकी आइगन वैल्यू निकालनी थी, बाय रूल निकालनी होती, हम ये करते हैं, क्या तैयार करते हैं, a माइनस लैम्डा आई। अभी हम CH इक्वेशन CH पॉलिनोमियल नहीं लिख पाएंगे, वो आगे चल करके अगले वाले चैप्टर में CH इक्वेशन CH पॉलिनोमियल लिखवाएंगे। यहाँ भी न्यू पढ़ रही है इसकी। ये हुआ a माइनस लैम्डा आई, यानी माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। करते क्या है, a माइनस लैम्डा आई से हम CH पॉलिनोमियल बनाते हैं। होता क्या है, इसका डिटरमिनेंट, पूरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। पूरी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो लैम्डा की पावर 3 में एक इक्वेशन आएगा। चलो पहली वाली रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देते हैं, बोलना दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, ये डिलीट कितना आया 3 माइनस लैम्डा इनटू 4 माइनस लैम्डा, बस। और बाकी सब 0 0। ये तो आपका CH पॉलिनोमियल हुआ। अब इस CH पॉलिनोमियल को बराबर कर दो किसके, 0 के। अब तुम सोचो जिस दिन आप डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई बराबर कितना भर दोगे, 0, तुरंत आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा बराबर कितना, 0। और इसी CH पॉलिनोमियल का CH इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका आइगन वैल्यू होता है। बोले इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डायगोनल का मिलेगा, खत्म ना। ये लॉजिक से है, मतलब ये बाई फार्मूला है, ये भी आसान है, करना चाहो इससे भी लिखा दो। लेकिन ये याद रखना वो शुद्ध थ्योरी है, वास्तविकता वही है बताने की, वास्तविकता यही है। तो ट्रांसपोज मारो और चाहे ना मारो ऐसे भी काम है, लेकिन ये न्यूमेरिकल अप्रोच है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, और थ्योरम थ्योरेटिकल अप्रोच पर की जा रही है। क्लियर हुआ? अभी दिक्कत खत्म, आएगा वही तुम्हारा, कुछ बदलने वाला नहीं है। आएगा तो वही, हाँ आएगा वही, अपनी नहीं कह सकते ना, आएगा तो मोदी, अपने नहीं आएगा तो यही। अपने राजनीतिक बैकग्राउंड वाले नहीं हैं, इसलिए नहीं कहते सब बात को। कैपिटल A इज इक्वल टू 36 माइनस 8 0 0 6 0 0 2। कैपिटल A ये है, एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 4 0 0 माइनस 2 1 0, अगला है 5 3 4। B इज इक्वल टू दिस। कह रहे हैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व और नहीं करना,
बोलो सीधे कैपिटल ए की आइगन वैल्यू बोलो, कैपिटल ए की आइगन वैल्यू 302 और कैपिटल बी की आइगन वैल्यू 414। ठीक, लिखना इसमें द आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए आर 302 एंड द आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल बी आर, केवल लिख देना 4 and 1। जो रिपीट होता है ना उसको एक ही बात लिखो, 4 4 1 लिखने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। ये याद रखना 4 गुणे 4 की मैट्रिक्स है तो कुल कितनी आइगन वैल्यू होगी? 4 होगी। और अगर आपको दो ही नजर आ रही है, सामने वाले ने कहा कि एक मैट्रिक्स 4 गुणे 4 की है और उसकी आइगन वैल्यू 1 है और कितनी है? 3 है। नकल दिमाग में बैठा मेरी, या तो ये या फिर ये रिपीट हुआ होगा पक्का। और कितनी बार रिपीट हुआ होगा? 3 बार। 3 बार, 2 या 3 बार, 4 हो सकती है। हाँ, 1 2 बार हो जाए, 2 कोई एक कम से कम कितनी, सॉरी अधिक से अधिक कितनी बार रिपीट हो सकता है? 3 बार। और कम से कम 1 2 बार, कम से कम 1 बार। हाँ, जब दूसरा वाला अधिकतम रिपीट होगा तो ये मिनिमम रिपीट होगा। क्लियर हुआ? हाँ, ये 1 आया, ये 3 3 3 आ सकता है, ये 1 1 1 आ सकता है, ये 3 3 आ सकता है, सॉरी 3 ही आएगा। ये 1 1 आया तो ये 3 3 आएगा, बराबर बराबर। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं ना जो आपकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी वो आपके ऑर्डर को पार नहीं कर पाती। के हिसाब से आप इसको केवल 4 1 लिखेंगे। किसको? 4 1 लिखते नहीं, नॉर्मली हमसे कोई लिखता है 4 1 1, लेकिन अभी हमको पता है 4 कितनी बार रिपीट है? 2 बार, तो इसीलिए 4 अकेला लिख दिया है, इसको 1 लिख दिया है। अब ये मुझको आइडिया है कि इनमें से कोई एक कम से कम 2 बार रिपीट हुआ होगा, कम से कम क्या अधिक से अधिक 2 बार ही रिपीट हुआ होगा। तो 4 4 रिपीट हुआ है, ये यहाँ से पता चल रहा है। क्लियर है ये बातें? नोट कर लो। एक क्वेश्चन है ना, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन फॉर अ मैट्रिक्स, what does it mean for a matrix capital A to have an eigenvalue, to have an eigenvalue to have an eigenvalue of 0 question mark। नोट करो मुझे। कह रहे हैं एक मैट्रिक्स के लिए आपको कह दिया गया एक मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू कितनी है? 0। इसका क्या मतलब है? किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 हो चुकी है, इसका मतलब क्या होगा? नहीं, नल मैट्रिक्स नहीं, नल वो तो आइगन स्पेस जो होता है वो पूरा का पूरा कलेक्शन ही वही होता है जिसकी इमेज 0 पर जा रही है। सीधा सीधा सवाल है, व्हाट डज इट मीन फॉर मैट्रिक्स कैपिटल ए टू हैव एन आइगन वैल्यू ऑफ 0। कोई मैट्रिक्स अपनी आइगन वैल्यू को 0 कहती है कि मेरे पास, जैसे ये देखो ये है, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है? 0। कह रहे हैं इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब क्या है? ये बताओ, क्या इसकी आइगन वैल्यू 0 है? नहीं है ना? पक्का ये चीज, ये इसका डिटरमिनेंट कोई मुझको बताएगा? इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट 4 चौक 16 1 के 16, इसका डिटरमिनेंट 16, क्या 0 है? नहीं है। जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है वो इनवर्टिबल होती है कि नहीं? अच्छा, इसका डिटरमिनेंट बोलो, 0 आया कि नहीं आया? तो अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 हो गई ना तो पक्का उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा। और उसका डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 था वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल नहीं होती है। तय हो गया, यही पूछ रहा है, यही कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 हो गई तो आप इससे क्या मतलब निकालते हो? मुझको सीधा सा मतलब पता है कि इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है? नॉन इनवर्टिबल है। और अगर किसी, याद रखना, अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 नहीं हो रही है तो 200% श्योर है वो मैट्रिक्स कैसी होगी? इनवर्टिबल है। बड़ी बातें छिपी हैं आइगन वैल्यू के अंदर में। कल को हम लोगों को कोई कहे ना किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है, हम बाकायदा लिखेंगे जो आपकी आइगन वैल्यू आती है ना उसी को आपस में प्रोडक्ट करते हैं, वही उसका डिटरमिनेंट होता है ना। द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यू।
खत्म बात। तो ये बताओ आप कह रहे हो आइगन वैल्यू कितनी है 0, तो जरा आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करोगे, एक तो 0 बीच में डाल दे रहे हो कि नहीं, उसका डिटरमिनेंट हर बार कितना चढ़ेगा 0, और जब हर बार उसका डिटरमिनेंट 0 चढ़ेगा तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल। बस यही बात है इसका, क्लियर हुआ? फटाफट लिख लो कितना हुआ है, टाइम बता दो, मिनट हो जाएगा तुम लोगों को। कितना 25 हो गए हैं, तब लिखवा दें, चल जाएगा ना, लिख दो, लिखना दिस हैपेंस, ये घटित होगा, क्या घटित होगा, आइगन वैल्यू का 0 होना। दिस हैपेंस इफ एंड ओनली इफ, दिस हैपेंस इफ एंड ओनली इफ, ये केवल और केवल तब घटित होगा। सोचो आप क्या लिखते हो, लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ax बराबर लैम्डा x, आप कह रहे हो लैम्डा आइगन वैल्यू है तो आपका वेक्टर x का गुना बढ़ गया लैम्डा टाइम्स। अब आप कह रहे हो आइगन वैल्यू कितनी है 0, तो आपका वेक्टर क्या गुना बढ़ेगा 0 टाइम्स बढ़ेगा। इफ एंड ओनली इफ ax is equal to 0x has a non-trivial solution, has a non-trivial solution, ये केवल तब घटित होगा जब आपका ये दिया गया सिस्टम ax is equal to 0x कैसा सॉल्यूशन रखे, नॉन ट्रिवियल। भाई अगर कोई आइगन वैल्यू है तो उस आइगन वैल्यू के लिए a माइनस लैम्डा कैसा सॉल्यूशन देता है, नॉन ट्रिवियल, तो इसको भी क्या रखना पड़ेगा, नॉन ट्रिवियल। इसका मतलब है बट दिस इज इक्विवेलेंट टू, लेकिन ये जो सिस्टम लिखा गया ये किसी के इक्विवेलेंट होता है, बट दिस इज इक्विवेलेंट टू ax is equal to, चाहे लिखो ax is equal to 0x और चाहे लिखो ax is equal to null वेक्टर। बात बराबर है कि नहीं, बराबर है, ठीक। which has, और सबको पता है ये नॉन ट्रिवियल केवल और केवल तब रखता है जब कैपिटल ए क्या होता है, नॉन इन्वर्टिबल होता है। कैपिटल ए नॉन इन्वर्टिबल होने का मतलब फ्री वेरिएबल रखना। अगर कोई मैट्रिक्स अपने इक्लान फॉर्म में गई, याद करो जिस दिन हम मैट्रिक्स का रैंक वाला चैप्टर शुरुआत किए थे उसके पहले ही इनवर्स निकाल रहे थे, याद आ रहा है, इनवर्स निकालने में कैपिटल ए रखते थे, डॉटेड लाइन आई रखते थे और कहते थे अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म आइडेंटिटी होता है, याद आया। तो अगर कैपिटल ए इन्वर्टिबल है तो इसका रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म क्या होगा, आइडेंटिटी। सारे कॉलम पाइवट होंगे और सारे कॉलम पाइवट होंगे तो ये ओनली ट्रिवियल देगा, पल्ले पड़ा, ओनली ट्रिवियल। और आपको क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल, वो तभी मिलेगा ना जब ये आइडेंटिटी ना बने, और कोई मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो पक्का वो कौन है, नॉन इन्वर्टिबल है। इसी बात की थ्योरी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिखना। बट दिस इज इक्विवेलेंट टू ax is equal to null which has जो कि रखता है a non trivial solution, which has a non trivial solution if and only if, जो एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा केवल और केवल तब कैपिटल A इज नॉन इन्वर्टिबल, कैपिटल A इज नॉन इन्वर्टिबल। हो गया, इसका मतलब किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, या आखिरी लाइन पूछ लो, आखिरी लाइन पूछ लो जिसको ब्रैकेट में बंद कर देना, ब्लैक पेन से लिखना और बाद में पूरा बादल वाले ब्रैकेट में बंद करना। 10 अतः 10 0 is an आइगन वैल्यू, 0 is an आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल A। किसी मैट्रिक्स के लिए 0 आइगन वैल्यू का काम करेगा इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ कैपिटल A इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। कल को कोई कहे तुमसे ना कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कैपिटल A है, कोई कहे, कह दो एक मैट्रिक्स कैपिटल A है और वो नॉन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको बोल देना ना पक्का है इसका जो आइगन वैल्यू होगा कम से कम एक आइगन वैल्यू कितना होगा, 0, कंफर्म। और अगर किसी की आइगन वैल्यू 0 है तो वो कभी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। कोई पूछे ना एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 है, डिटरमिनेंट पट्ट से बोलो 0, क्योंकि वो इन्वर्टिबल नहीं है, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही नॉन जीरो होता है। जो इन्वर्टिबल नहीं है उसका डिटरमिनेंट कितना चलेगा, 0। सब एक दूसरे से, उसको बोलो ना किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 है, उसके द्वारा लिखा गया ट्रांसफॉर्मेशन नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो 1 1 होगा ना तो ऑन 2, दोनों नहीं होगा। इसका मतलब नल स्पेस की डायमेंशन 0 नहीं होगी, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक साथ बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर खुलने तो चौथा चैप्टर सब एक साथ निकालेंगे, एक में आ जाएगा। फिलहाल इसी करो।